जी, अगर हम एक सादा सी समरी बनाए ना, मेथड जो मर्जी हो, बेसिक एंट्रीज की बात कर रहा हूं। नंबर 1, IS 16 के अंदर जब भी कोई एसेट खरीदें, जब भी कोई एसेट खरीदें, क्या एंट्री पास करते हैं भला? PPE टू बैंक कैश, जैसे सिचुएशन गिवन होगी प्लस। ये देखना है, अगर एसेट का नाम दिया हो ना तो नाम लिख देना, नाम ना हो तो PPE लिख देना। तो आपने एंट्री पास करनी है PPE डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। ये किसकी एंट्री पास की आपने? एसेट खरीदने की। जब 10 एसेट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, एसेट खरीदने की ये एंट्री है। डेट किस सीक्वेंस में आ जाएगी कि जिस डेट को खरीदा है। नंबर 2, जब भी कोई एसेट बेचेंगे, एसेट डिस्पोज करेंगे। अब डिस्पोज कोई एक तरह से नहीं होता, कई मेथड है इसके डिस्पोज करने। अभी हम सिंपल कैश वाला देख रहे हैं, डिस्पोजल पर मैं अलग एक लेक्चर दूंगा। अभी हम सिर्फ कैश लिख रहे हैं। कैश पे बेचा तो कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और PPE। जो इनका डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आया तो लॉस, और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आया तो गेन। लेकिन आप दोनों को लिख किस नाम से सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस, या SOCI, जो मर्जी लिख दो। तीसरे नंबर पर, अगर ड्यूरिंग द ईयर आप अपने एसेट्स को रिपेयर वगैरह करवाते हो, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हो, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रिपेयर टू कैश। फिर उसके बाद आपने एक ही काम होता है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लियर होगी बात? एंट्रीज हमेशा यही है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आप सब एंट्री पास है, आपको पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या पास करते हैं, उसकी एंट्री बना लो। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एंट्री बना लो। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें ना लेजर्स की, लेजर्स भी मेथड जो मर्जी हो, लेजर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड चेंज होने से अमाउंट चेंज होती हैं, ट्रांजैक्शन की एलिमेंट्स चेंज नहीं हो जाते। तो आप अगर एसेट का लेजर बनाओगे, इस एसेट के लेजर को PPE का लेजर, इसको फिक्स एसेट का लेजर, ये टेस्ट पहले फिर रख लेंगे, या ऐसा करें कि टेस्ट ये आपसे ले लेंगे। ठीक है, ये टेस्ट आप ले लेना अपने, तो फिर हम डिस्कस कर देंगे। टेस्ट सारे हो गए या अभी कोई रहता है चेक होने वाला? नहीं हो गया सारे? ठीक है, तो कितना है इनका जो सोल्यूशन है ना, वो इनके ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है। आप सोल्यूशन मैच कर लेना। अगर आपको सोल्यूशन समझ लगा तो ओके, सोल्यूशन ना समझ लगा तो मुझे बताना, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सारे टेस्ट सारे कर देंगे, ठीक है। हाँ, जिसने टेस्ट नहीं दिए ना, वो टेस्ट की कॉपी लेकर ना, और आपने करना ये है कि एक दफा अटेम्प्ट करना है। देखो, मैं पहले भी यही बात कह रहा हूँ, पेपर फेल के पास आपका होना है, ना टीए का होना है, ना मेरा होना है, किसी का भी नहीं। आपका पेपर फेल या पास होगा तो आप अपने साथ सिंसियर हो। टेस्ट देने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हम आप पर जुल्म कर रहे हैं। टेस्ट देने का मतलब है कि आप लोगों को कितनी समझ लग गई है। फिर अपना टेस्ट के सोल्यूशन के साथ कंपैरिजन किया करो, ना समझ लगे तो आ जाया करो, ठीक है। पेपर पास करो, बस निकलो इस अजाब से। सीए इंटर के बाद ये ना समझना कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, मायूसी खत्म हो जाती है, बस ये पॉजिटिव बात है। इसके बाद स्ट्रगल ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है, लेकिन वो जो मायूसी होती है ना इंसान को, मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरा ये होना भी है या नहीं होना, या हम अपने मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे भी सही या नहीं। कहते हैं ना सीए नहीं होता, वो सीए इंटर की बात करते हैं। अगर सीए इंटर हो जाए तो सीए हो गया, उसके बाद तो है कि आपने क्वालिफाई करना है या नहीं करना। सीए इंटर करो, इस मायूसी से जान छोड़ो, मेंटली तौर पर खत्म हो जाएगा। और अगर कोई अपने आप को नलायक समझता है ना, वो नलायक है नहीं,
वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा ना फोकस वाली साइड पर लेकर आए, जो दिमाग के अंदर एक आपके जंग चल रही होती है ना, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, बस उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करे। अगर कंट्रोल हासिल नहीं होता ना, तो कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ऊंची आवाज में पढ़ा करे, और अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो साथ अवैस कादरी साहब है, नाथ खां या नुसरत फतेह अली खान सबसे बेस्ट है, वो साथ लगाएं और अपना न्यूमेरिकल काम करना शुरू कर दें। मैं तो यही करता था। नुसरत फतेह अली खान ने बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन है, डबल मैथ्स ऐड होती थी, तो सारा दिन न्यूमेरिकल करना होता था, सारे सो जाते थे, तो फिर नुसरत भाई साहब होते थे और मैं आता था। तो वो एक है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पढ़ा तभी जाता है जब फोकस हो। पीपीई फिक्स्ड एसेट या कॉस्ट अकाउंट, जो मर्जी लिख लो। पीपीई फिक्स्ड एसेट या कॉस्ट अकाउंट, जो मर्जी लिख लो, या जो प्लांट अकाउंट है या मशीनरी अकाउंट है, नाम हो तो नाम लिखेंगे। पेपर में आपने ये सब नहीं लिख देना, क्या है कि आपको पता चले आपको कितना आता है। डेट पार्टिकुलर मैं नहीं लिखता होता, डिस्क्रिप्शन लिखता होता हूं मैं हमेशा। क्यों नहीं लिखता, आपको पता होगा कि आईकॉम वाले ये लिखते हैं, हम उनका एसेट नहीं छीनना चाहते। आईकॉम में तो शायद पता भी नहीं होगा कि पार्टिकुलर के अलावा भी कुछ लिखा जाता है। हाँ जी, माजरत, मुझे पता नहीं था कि आप भी बैठे हैं। हाँ जी, इसका ब्रॉड ऑन, ब्रॉड ऑन का मतलब तो पता है ना, कि जो जिस साल का लेजर बना रहे हो ना, उस साल से पहले वाले एसेट्स प्लस करके यहां पर लिखेंगे। उसके बाद कोई एसेट, अब देखिए पहले हमने, आपकी दो अप्रोचेस होती है ना, पहले जर्नल एंट्रीज पास करते थे और उसके बाद लेजर बनाते थे। अब ऐसे नहीं, अब आप बड़े हो गए, 6 महीने का डिफरेंस आ गया आपकी एज में। अब क्या करना है, डायरेक्ट कोई भी एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, वो इस लेजर में आएगा ही नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम पढ़ेंगे, हमने ये देखना है कि इससे क्या एसेट अफेक्ट हो रहा है। अगर वो अफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट इस नाम से जो वजह होगी, और बेचेंगे तो क्रेडिट। इसके अलावा भी एसेट के लेजर में बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। क्लोज कर देंगे, हमारा कैरी डाउन आ जाएगा। ये बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए? दोनों के लिए ये। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर उसने पूछा है तो हमने लाजमी लिखना होता है डेट पर्टिकुलर रुपीज। हाँ जी, इसका ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर आता है। क्या ये क्रेडिट नेचर का होता है वाकई? नहीं, ये काउंटर एसेट होता है, इसकी अपनी जाती कोई हैसियत नहीं है। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में किसी जगह नहीं आता। ये काउंटर एसेट होता है, क्योंकि एसेट डेबिट होता है तो ये इसका काउंटर है, तो ये इसलिए क्रेडिट। जहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्ट क्रेडिट हो रही होती है ना, पता है उसका मतलब क्या है? वहां पर एसेट कम हो रहे हैं। आप लोग एसओएफपी में क्या करते हो? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एसेट। मतलब क्या है? जितने एसेट की कॉस्ट है उसमें से इतनी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो एसेट में से माइनस कब होता है? जब एसेट कम हो। तो ये इतना एसेट इस्तेमाल हो चुका होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसकी एंट्री क्या पास होती है? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और यहां पर क्या आ जाता है? इसका मतलब क्या है? जो एसेट बेचा वो इतना डेप्रिशिएट हो चुका था, इसकी एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, डिस्पोजल, क्लोज करेंगे, कैरी डाउन आ जाएगा। अगर आप गौर फरमाओ, बेसिक एलिमेंट हर एक के 4 आ रहे हैं, ब्रॉड ऑन, कैरी डाउन, एडिशन, डिस्पोजल। फिर इसमें ब्रॉड ऑन, कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन जो इस्तेमाल किए, जो हमारे पास हैं, और जो बेच दिया। फिर डिस्पोजल का लेजर बनाते हैं। इसमें भी वही 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? पहले जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितने का बेच दिया
और जो डिफरेंस आएगा गेन आएगा या लॉस आएगा। इधर आएगा तो ये लॉस होगा, और अगर डिफरेंस इधर आ गया तो ये गेन होगा। इसका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होता, क्योंकि ये इनकम स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का गेन या कैरी डाउन नहीं होता। ये लेजर तो फिक्स है, मतलब इन लेजर्स में हमेशा यही होते हैं। एक और चीज हमने सीखी और फिर आगे चलते हैं। अभी मैं फार्मूलाज की प्रैक्टिस बताता जाऊंगा, लेकिन करवाऊं अभी उसके ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा, ताकि पहले आपको बेसिक प्रैक्टिस आती हो। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना और WDV हो, डेप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस अगर है तो, लेकिन डिस्पोजल की भी कॉस्ट और ब्रॉड ऑन की भी, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करते हैं। फिर उसके बाद डिस्पोजल, इसको माइनस करने के बाद ना पता क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, और इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय M/12 स्टैंड फॉर मंथ, कितने मंथ हमने उसको इस्तेमाल किया। फिर एडिशन के साथ भी ये ट्रीटमेंट, रेट मल्टीप्लाइड बाय month/12। लाओ जी, इन सबको प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम WDV मेथड अगर होगा तो हमने क्या करना है, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट, सेम काम करना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है, वो यहां पर इसकी भी बुक वैल्यू और इसकी भी बुक वैल्यू, गॉट इट। बाकी आगे वही डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर। बस इस बात का ख्याल करना है, यहां पर जो डिस्पोजल की वैल्यू होती है वही आगे कंटिन्यू करते हैं। एडिशन दोनों केसेस में सेम होता है, एडिशन दोनों केसेस में सेम होता है। उसकी वजह पता है, क्योंकि उसी साल खरीदा होता है, उसकी बुक वैल्यू भी वही होती है, कॉस्ट भी वही होती है। ये पैटर्न है, यहां तक अभी तक हमने चीजें सीखी हैं। अब आज थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा आगे मूव करने का मकसद सिर्फ मैंने आपको फार्मूलाज की एप्लीकेशन सिखानी है बस, कि फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, और बगैर फार्मूले के तो आपको पता ही है, ठीक है। फार्मूला को थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर आगे मंडे से हमारे ना कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट मंडे को, ठीक है। फिर हर दिन एक कॉन्सेप्ट होगा, एक दिन से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लगता। फिर नेक्स्ट वीक आपका बहुत इंपॉर्टेंट IAS 16 के लिहाज से, और मेरे ख्याल में हम कोशिश होगी कि हमारी नेक्स्ट वीक में IAS 16 का कॉस्ट मॉडल हमारा खत्म हो जाए, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक छुट्टी करने की कोई गुस्ताखी ना करे जी, ओ माजरत, ये भी एक है। चले फिर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लड़ानी पड़ेगी। अच्छा रिकॉर्डिंग तो है ही ना, हाँ रिकॉर्डिंग मैं फिर प्रोवाइड करता हूँ। चलिए सवाल लिखें। अच्छा पहले मैं आपको सिर्फ फार्मूले की प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। फिर एंड पे मैं लिख भी दूंगा फार्मूला की एप्लीकेशन। आज सिर्फ फार्मूला करते हैं। देखिए अगर आपको सपोज दैट एक एसेट आपने खरीदा, एसेट परचेज्ड फॉर ₹400,000, एसेट परचेज फॉर ₹400,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लो, डेट भी लिख लो, एट 1/1/2021। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%
WDV। जैसे फाइनेंस में, चलो लिख लो पहले, फाइनेंस के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, एक वैल्यू यहां पर 100 रुपए है, फाइनेंस की बात कर रहा हूं, ये 1 पे जाएगी तो क्या 100 रहेगी? चेंज हो जाएगी। फिर 2 पे जाएगी तो चेंज हो जाएगी, 3 पे जाएगी तो चेंज, ऐसे ही बात पड़ी हुई है आपने। फाइनेंस में वैल्यू चेंज होती रहती है, तो भाई साहब उसकी फ्यूचर वैल्यू चेंज हो रही है, तो एसेट के ऊपर भी फाइनेंस ही लग रहा है, बस वैल्यू कम हो रही है, हर साल वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब आप किसी भी दिन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है, किसी भी दिन की वैल्यू, बस टाइम फैक्टर ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो जाग रहे हो ये सो गए? चले फिर, अगर जाग रहे हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये 1121 वाले एसेट की मैं आपसे बुक वैल्यू पूछता हूं, अगर मैं पूछता हूं कि 2022 में बताओ, तो एक साल बाद, 2023 में तो 2 साल, 24 में, जितने साल मैं ऐड करता जाऊंगा। बस फर्क ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो सिंपल इंटरेस्ट, WDV हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर आप देखें, मैं कहता हूं 2 साल, फिर 4 साल, इस तरह से करते हैं। 2 साल की बुक वैल्यू अगर करना चाहें तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। तो हमारे पास कॉस्ट है 4 लाख। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, तो 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ठीक है, की पावर 2, ये 0.9 है। तो आपके पास जो बुक वैल्यू आ जाएगी जनाब, वो आ जाएगी 31 दिसंबर 23 की, 31 दिसंबर 20, ओके ओके, 22, क्योंकि पहला साल तो 21 का खत्म होगा, दूसरा साल 22 का खत्म होगा, तो 2 सालों बाद की इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 लाख। आप मुझे बता सकते हो इसकी क्यूमुलेटेड डेफिसिट फाइंड हो सकती है? आपस में माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्ट और बुक वैल्यू बताई है। अब यहां पर ना हम जो आपको तरीका पहले हमने सीखा हुआ है वो भी करते जाते हैं। देखें, 121 को एसेट खरीदा था 4 लाख का, 31 दिसंबर 21 को कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? 40,000, 10%, कितना बच गया? 3,60,000। फिर आपने इसका 10% लिया होगा 31 दिसंबर 22, तो 36,000 माइनस किया होगा तो 320। गॉट इट? आ गया बराबर? फिर हम चलते हैं आगे 23, 24, 25 पे चलते हैं डायरेक्ट। अगर आपको 25 की बुक वैल्यू चाहिए तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.90 की पावर कौन सी लेंगे? 2025 के एंड तक जाना है, 21, 22, 23, 24 और 25, 5। तो ये 1 माइनस आर लिखा हुआ बेसिकली कितना? 236 19। अच्छा, अगर बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट मुझे नजर आ रहे हैं कि जब फाइनेंस पढ़ा था तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसियां मारते थे। अब देखें, क्या 3,24,000 की अमाउंट को लेकर भी यहां तक पहुंचा जा सकता था? पहुंचा जा सकता था, लेकिन टाइम 3 साल लेते, क्योंकि 2 पे पड़ी वैल्यू पे थी 3,24,000, उसको पी रखकर उठाएं 3 साल के लिए 25 पे पहुंच जाए, तब भी आ सकता है। और ये तो एक दफा समझ जाओ ना, तो अकाउंटिंग का पेपर आपका 20-25 मिनट पहले हल हो जाए। अगर आप लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को अपनी अकाउंटिंग के साथ मर्ज कर दो, कॉस्ट अकाउंटिंग में, किसी भी अकाउंटिंग में, R2 में, R1 के अंदर, अगर आप लोग सही तरह उसको अप्लाई करने के काबिल हो जाएं, ये 15-25 मिनट मैं कम कह रहा हूं, इससे भी ज्यादा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम लगता ही यहां पर है। अब इमेजिन करें, एक बंदे ने 5 साल के लिए बुक वैल्यू फाइंड की इस तरीके से, और आप लोगों ने इस तरीके से कर ली, क्या टाइम नहीं सेव होगा? अब आप करके देख लें, 2025 तक चले जाए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एक आने का भी फर्क ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर आगे चले, अब गलत करवाऊंगा आपसे, आगे चलते हैं, दोनों मेथड से करना है। आओ जरा, हमने एसेट खरीदा, एसेट परचेज्ड रुपीज
400,000 at 1st October 2090. Rate of depreciation 10% WDV. हमें चाहिए बुक वैल्यू इसकी. फाइंड बुक वैल्यू एट 31st December 2022 कर ले. 19 का हो जाएगा, 21, 22, हाँ 3 साल, 4 साल कर लो, 23 तक चलते हैं, 23 तक करते हैं. आप ना दोनों मेथड से बुक वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ कि क्या वाकई दोनों की बुक वैल्यू बराबर आ रही है. ये ट्राई करो. ऐसे किया था आपने, बराबर आई थी. तो मैंने कहा था अकेले बैठ के कुछ नहीं करना. मैंने तो मना भी किया था आप लोगों को. फिर आप खुद जिम्मेदार हो. वो ना रेसलिंग दिखाते हुए वो कहते हैं कि ये काम घर नहीं करना. जी हाँ जी, करो करो सर. जब दोनों की बुक वैल्यू फाइंड करो, ये जो और चेक करो कि बराबर आंसर आ रहा है या नहीं. टाइम मैं बता देता हूं. 2019 के 3 महीने, 20, 21, 22, 23, 4 साल 3 महीने. दोनों तरीकों से करना है. दोनों तरीकों से आंसर फाइंड करना है और देखना है बराबर है या कोई छोटा मोटा डिफरेंस है, जिसे कुछ लोग कह देते हैं राउंड ऑफ का डिफरेंस. हाँ जी, हो गया. दोनों मेथड से मतलब ईयर बाय ईयर भी करना है और फिर फार्मूला भी लगाना है. कि 300 का, आपका भी 300 का फर्क आ रहा है. निशान जल्दी, दोनों से करना है. दोनों से करके कंपेयर करना है क्या हम फार्मूला जायज है या गलत है. आपका 261 का फर्क है. ये तो आपका जो दिल करता करते. हाँ 261. आपका कितना है? बराबर है. कितना? आपका 322 का फर्क है. तैयब बराबर है. गुड, बराबर है. 261 का फर्क है. 261 का फर्क है. चलो ये अच्छी बात है कि फर्क बराबर है. एलिएसन फातिमा 260 का फर्क कम हो रहा है. पहले 300 का फर्क आया था, फिर 261 है, अब 260 हो गया. हारून एहसन
कौन सा 0.5? उसमें आंसर में 617.5 है। तो हम लोग इधर राउंड ऑफ करके आगे करके एक डिजिट बता रहे हैं, एक डिजिट उतना ही रख के बता रहे हैं, इसलिए अच्छा 260 और 261। अच्छा मैंने कहा शायद पूरा डिफरेंस इस वजह से है। अरीबा फर्क आपका भी आ रहा है 290 का। अच्छा साल भी ज्यादा कर दिए थे, 4 साल वो ज्यादा टाइम हो गया। चले इधर आओ जरा 261 चेक करते हैं क्या वाकई 261 का फर्क है या ये फर्क आपका था। देखिए जरा आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। किस दिन एसेट खरीदा? 1/10/2019। कितने का? 4 लाख का। रेट 10%। अब पहली बात आपको पता है साल पूरा किए बगैर अगला कदम आगे नहीं रखना। जब तक साल पूरा ना हो जाए आगे नहीं जाना, चाहे आप जिस दिन मर्जी ट्रांजैक्शन करें। जाना कहां तक होता है? साल पूरा। तो साल हमारा दिसंबर में पूरा हुआ, दिसंबर 19, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय कितना? 10,000, 390,000। 31 दिसंबर 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 39,000। बाकी क्या बच गया? 351,000। फिर दिसंबर 21 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना? 35100, 315। फिर दिसंबर 22 31590 कितना? 28431। 31 दिसंबर 23 बहुत लंबा काम कर दिया था, 22 तक ही ठीक था। कितना? 28431। बुक वैल्यू क्या आ गई? 25587। और ये चीज किसी ने किया है? वो यही तो होता है वो फुल फ्लैज मेथड। कितने साल बने टोटल? 4 साल 3 महीने या 5 साल 3 महीने? 4 साल 3 महीने पहुंचे तो 255,879 आपका आंसर आ गया। और फार्मूला भी लगाएंगे तो आंसर यही आना चाहिए। अच्छा कुछ लोग जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं ना, मतलब मैं किसी को गलत तो नहीं कहता, लेकिन जब वो फार्मूला लगाते हैं ना तो उनका भी 261 का फर्क आता है। बस मानना कि किसी का 260 का आ जाता होगा, लेकिन फर्क आता है तो वो कह देते हैं कि ये राउंड ऑफ का फर्क है, पॉइंट की वजह से जो राउंड ऑफ होता है ना उसका फर्क है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपको मैं वो चीज बताता हूं जो पहले आपको नहीं पता। याद रखें कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी मंथ पे अप्लाई नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी मंथ पे अप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम ना सारा इकट्ठा कर सकते हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी अब बोलना नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने एक बार सुननी है और सारी जिंदगी के लिए याद रखनी है। अभी भी कोई इधर उधर आए तो आ जाए वापस। मैं जो बताने जा रहा हूं क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी जब आपके टाइम के अंदर मंथ आ जाए ना तो समझो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लग सकता। हाँ लगाया जा सकता है लेकिन वो ओरिजिनल तरीका नहीं होगा, गलत होगा, आंसर सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके टाइम के अंदर टोटल कितना टाइम आ रहा था? 4 साल 3 महीने। 4 साल 3 महीने। आप सिंपल इंटरेस्ट में इसको लिख सकते थे 4 + 3/12, 4+, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसी इजाजत इवन के। आगे जरा गौर से सुने, अगर डिस्पोजल वाले महीने के भी कुछ मंथ आ जाए, एडिशन वाले कोई मंथ आ जाए, उन दोनों को अलग अलग डील करते हैं। ऐसा नहीं कि एक के 6 महीने, एक के 9 महीने, 15 महीने कर लो, 1 साल 3 महीने नहीं, 6 महीने लग रहेंगे, 9 महीने लग रहेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने जब भी कोई टाइम आपका मंथ में आ जाए तो आपका थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर देना। वो कैसे आप खुद पता चल जाएगा। मैं फार्मूला लगाने लगा हूं, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 - RT। आपको के साथ ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है, मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाओ। वो जो पहले 3 महीने है ना ये उसके लिए है,
इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। ये किसके लिए है? पूरे साल के लिए। असल तो यही है ना, आपने जो पढ़ा हुआ है वो तो यही फार्मूला है ना। ये एडिशनल है। ये जो एडिशनल फार्मूला ये कब लगाना है? जब आपकी काउंटिंग के अंदर मंथ आ जाए। क्या ये दो डिफरेंट महीनों के मंथ को या दो डिफरेंट सालों के मंथ को इकट्ठा करेगा? नहीं, हर मंथ के लिए अलग फैक्टर, हर मंथ के लिए अलग फैक्टर। और मैक्सिमम मंथ फैक्टर कितने हो सकते हैं? 2, या एडिशन वाले साल का या डिस्पोजल वाले साल का। अब आप कर लो, कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 लिख सकते हो, इंटू 0.90 की पावर 4। आपका आंसर आ जाएगा 255,879। अब डायरेक्ट बुक वैल्यू फाइंड हो सकती है। और ये मेथड क्या आपको क्या लगता है कि मैंने बुक वैल्यू के लिए आपको ये करवा रहा हूं? नहीं, ये मेथड आपको सबसे बड़ा फायदा देगा जब सवाल के अंदर बुक वैल्यू गिवन हो और आपने कॉस्ट फाइंड करनी। बुक वैल्यू लेकर कॉस्ट का फार्मूले से आ जाएगा। लोग उसके लिए पता नहीं कितनी तगदो करते हैं। आप देखना, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं कि एक कंपैरिजन करना है ना इस फार्मूले को। जब मैं आपको करवाऊंगा ना कि बुक वैल्यू गिवन हो और कॉस्ट फाइंड करनी हो, देखें यहां पर वैल्यू लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा, वो फैक्टर डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। और आप जाकर किसी भी जगह, ये यूट्यूब से जाकर, खास तौर पे हर टीचर के लेक्चर अवेलेबल और सारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये तरीका जाकर देखें। जब बुक वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट फाइंड करनी है तो कुछ और ही होता है। इस पे और उस पे टाइम का डिफरेंस है, वैसे सी बात समझ तो वो भी लग जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो समझ नहीं लगता, वो मैंने भी करवाना है, दोनों मेथड करवाऊंगा, लेकिन टाइम सेव ये करेगा, एफिशिएंसी ये बढ़ाएगा आपकी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बस ये ख्याल रखना कि अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 2 सालों के मंथ आ जाते हैं तो कुछ लोग उसको ना प्लस कर देते हैं। नहीं, प्लस नहीं करना, 2 फैक्टर लगा देना, 1 माइनस आर टी वाले 2 फैक्टर लगा देना। अब ये फार्मूला की समय लगी, फिर एक इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आइडिया हो जाए। हाँ जी, आए जरा एसेट परचेज कर लेते हैं। वैसे जो अभी फार्मूला लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर मंथ नहीं होंगे तो मंथ वाला फैक्टर नहीं लगेगा। एसेट परचेज्ड फॉर रुपीज 800,000 at 1st April 2020, rate of depreciation 10% WDV, find बुक वैल्यू। और जैसे फ्यूचर वैल्यू किसी भी दिन फाइंड हो सकती है ना, तो बुक वैल्यू भी किसी भी दिन फाइंड। मैं कहता हूं आप ऐसा करो कि एक बुक वैल्यू मुझे फाइंड करके दे दो 31 दिसंबर 2023 की, और एक मुझे बुक वैल्यू फाइंड करके दे दो 30 जून 2024 की, और आपका ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर हर साल का। चले जी, अब आपकी मर्जी है, चाहे फार्मूला लगाओ चाहे सिंपल मेथड से करो। मुझे इन 2 डेट्स की बुक वैल्यू चाहिए, एक 2023 में बीवी चाहिए और एक 2024 में चाहिए। जल्दी से दोनों सालों की बुक वैल्यू फाइंड करो, जल्दी करो। वैसे भी हम, आपको पता है 4 बुक वैल्यू तो आराम से फाइंड कर सकते होते हैं, इस्लाम में भी जायज है। मैंने कौन सा उनको वापस करना है? चाहे आप एक ही मैथ जैसे मर्जी कर लें, लेकिन आपकी ना ग्रिप दोनों मेथड्स पे होनी चाहिए।
हो गया? चेक करो जरा आपका फार्मूला, ये तो नजर आ रहा है? देखिए अपने फार्मूले को देखें कि पहली दफा हमने 1 अप्रैल को खरीदा है, इसका मतलब है जो जिस साल खरीदा है ना उसमें कुछ मंथ है, पूरा साल नहीं, 9 मंथ है, तो उसके लिए ये एक फैक्टर लग गया। फिर आगे 21, 22, 23 पूरे पूरे साल है, उसके लिए ये फैक्टर लग गया। गॉट इट? हमने ये फैक्टर पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 53946। आप चाहो तो अब अलग से हल करके देख लो, एग्जैक्ट यही आएगा, प्रूफ मैंने दे दिया। ठीक है, अब अगले साल आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है 30 जून 24 की। देखिए 20 में खरीदा था, 9 मंथ तो उसके, ये देखो एक छोटा सा फैक्टर आपने यहां पर लगा दिया 9 मंथ के लिए। फिर आगे 21, 22, 23 पूरे साल, फिर 6 महीने है तो उसके लिए फिर वही 1 माइनस RT, और ये 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या है दोनों ही ना हो? ऐसा किया तो है कि जब शुरू में खरीदा हो एंड पे बेचा हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई एक फैक्टर हो, और दोनों भी हो सकते हैं। लो जनाब, इसका आंसर मुझे कोई बता दे। 15512487। ओके होगी बात? अब फार्मूला बुक वैल्यू वाला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में लोगों से गलती हो जाती है, मिक्स कर बैठते हो। इस वो मिक्स क्यों होता है? क्योंकि गौर से सुनते नहीं ना। सिंपल इंटरेस्ट लगाते वक्त टाइम फैक्टर अलग नहीं करते। सिंपल इंटरेस्ट लगाते वक्त टाइम, वो डायरेक्ट टाइम को प्लस कर देते। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, मैं क्या करता, मैंने देखना था इस तरह से, उसमें टाइम काउंट करने का तरीका सुन ले। दोनों में मैं आपको सेम तरीका बता देता हूं, मैं इस केस में बताने लगा। देखिए उसमें क्या है, 2020 में खरीदा है, 2020 के कितना टाइम बनता है? 9/12, ऐसा ही है। फिर आगे कितने साल पूरे हैं? फिर आगे अगर आप लोग ये सवाल कर रहे हो ना कंपाउंड यानी WDV मेथड से, तो इन सबको अलग अलग लेना है। और अगर ये सवाल कर रहे हो ना सिंपल इंटरेस्ट से, तो इनको प्लस कर लेना है। प्लस करके जो आंसर आएगा वो T की जगह लिख देना। उसमें कोई मुनकिर नकीर की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा फैक्टर की जरूरत नहीं है। उसमें एक ही है 1 माइनस RT, बस पूरा सवाल आपको हो जाएगा। बस टाइम काउंट करने का क्या तरीका है, जो पूरे साल बनते हैं और जो मंथ बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबको अलग अलग, और सिंपल इंटरेस्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड में सबको प्लस करके। अब आगे मैं लिखवा देता हूं उसमें गलती क्या होती है, या उसके अंदर ट्रिक्स क्या है। मतलब अगर मैं आपको सवाल लिखवाऊं तो उसमें भी आप गलत लिख जाओगे, वो वजह मैं बता देता हूं जी। जरा फिर इसको फाइनलाइज करते हैं, लिख लो W। अगर आपने फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं तो, अगर आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बुक वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला बनेगा टोटल फार्मूला 1 माइनस RT, 1 माइनस R की पावर T, 1 माइनस RT। ये मैक्सिमम फार्मूला है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्या चीज आपको दे सकता है? बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कॉस्ट और कॉस्ट से बुक। ये देखना है बुक वैल्यू किस डेट में पड़ी है, वापस काउंट करो कहां तक हमने जाना है, बस वो टाइम फैक्टर लगा। ये आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे सकता है, लेकिन उसका फार्मूला याद किए बगैर आप ऐसा करो कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड कर लो, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। ऊपर से एक गिवन होगा, एक फाइंड हो जाएगा, फिर उनका डिफरेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसी भी साल की डेप्रिसिएशन अगर फाइंड करनी हो, पहले उस दिन की बुक वैल्यू फाइंड कर दो और उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दो। पहले उस टाइम की बुक वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखवा रहा कि कहीं आप ना कोई गलत ना कर बैठो।
यानी एफिशिएंसी दिखाते दिखाते कोई गलती ना हो जाए। अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला भी बनता है। मैं कहता हूं सपोज, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फिक्स होता है, प्रॉब्लम तो यहां पर आता है ना। अब सपोज मेरे पास एक एसेट खरीदा मैंने, वो जाग रहे हो ना, तो ये चीजें वैसे ना घर में खेलने के लिए होती है। वो जो बच्चे को ना बंदा खिलौना देता खेलता रहता है, तो ये ऐसे खिलौना है, और इसमें अगर आप ऐड आ गए ना तो जिंदगी आसान है आपकी। देखें आपके पास कॉस्ट है, कुछ भी बता दो मुझे, कॉस्ट बता दो, जो बुक वैल्यू बता दो, मैं कॉस्ट लिखने लगा। मेरे पास कॉस्ट है जनाब 8 लाख, किस दिन की है जनाब 1/7/2020, रेट है जनाब 10% WDV। गॉट इट। मैं चाहता हूं जो 2023 के अंदर 24 के अंदर, जो 2024 के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी ना, वो कितनी होगी? जो 2024 के अंदर 2024 के साल की डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी होगी? अगर ये WDV मेथड है तो मुझे पहले 2020 पे जाना पड़ेगा, 2020 का एंड करना पड़ेगा, फिर 2021 का एंड करना पड़ेगा, 22 का, 23 का, फिर जाकर मैं 2024। ओ भाईजान किधर घूम गए? यहां पर आओ जरा, मैं कुछ बता रहा हूं, और मजे की बात है ये मैंने पहले नहीं बताया हुआ, किसी भी क्लास में नहीं बताया हुआ। वो डर लगता है कि किसी को गलत समझने लग जाए, इस वजह से कहता है कि फिर चलो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा ले, लेकिन फिर रुक भी नहीं सकता बंदा। यही तो शौकी होती है। हाँ जी, आए जरा, क्या आप में से कोई बंदा, अब कर सकते हैं, अब आप है कैपेसिटी अलग अलग फाइंड किए बगैर 2024 के साल की डायरेक्ट डेप्थ को बता सकता है? वो देखो ना, 2023 की बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई द रेट। जो 2023 की बुक वैल्यू होगी उसके साथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या चीज आएगी? 2024 के साल की डेप्रिसिएशन। तो आप घर बैठ के जो मर्जी करो, मतलब किसी भी जगह पे बैठ के किसी भी जगह पर पहुंच सकते हो बुक वैल्यू से भी। अब अगर आपके पास 2025 के साल की बुक वैल्यू दी हुई है ना, 2025 की, और अगर आप चाहते हो 2019 के साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, वो भी फाइंड हो सकता है। और जब आपको अमाउंट मूव करना आ गई कि ये कॉस्ट है, इसको आगे कैसे लेकर जाना है और अगली वैल्यू को पीछे कैसे लेकर जाना है। शुरू में तो यही समझा, आगे जाओ तो ए, पीछे जाओगे तो पी। वो पता है ना, जब कोई वैल्यू आगे लेकर जाते हैं तो वो फ्यूचर वैल्यू होती है, और इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू बुक वैल्यू को कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में होती बुक वैल्यू है। अभी तो नहीं है ना बुक वैल्यू, या है, हो सकता है किसी की हो, लेकिन अभी बुक वैल्यू किसी की नहीं है, अभी फ्यूचर में होगी। चलें आओ जरा, कि अगर मुझे 2024 के साल की डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले सोचिए, सोचने पे काम होता है कि मैं 2023 में जो बुक वैल्यू आएगी ना, वो 24 के साल की शुरू की होगी। इसका मतलब है मैं पहले फार्मूला लगाऊंगा दिसंबर 2023 की बुक वैल्यू का। तो मेरे पास बुक वैल्यू का फार्मूला, मैं तो डेप्शन लिखूंगा ना, वैसे फार्मूला लिखूंगा उसकी बुक वैल्यू का। क्या फार्मूला होगा? 1c × 1 - RT 1 - R की पावर T मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब इसके ऊपर जो मैं लगाऊंगा ये बताएगा मुझे मैं किस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहा हूं। ये हर साल की अलग से डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फार्मूला है। ये साल पे मर्जी जाओ। सपोज दैट आपके पास कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। 1 - 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अभी मेरा 31 दिसंबर ईयर एंड है, मल्टीप्लाइड बाय 0.90 की पावर। कौन सी पावर लिखूंगा? मैंने जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है ना, उस साल का एक साल पीछे, 24 में हूं तो 23 तक, 25 में जाना है तो 24 तक, अब 23 तक टाइम काउंट कर ले।
3 साल, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये डायरेक्ट आप जिस साल की डेप्शन फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक होगी बात? चले जी, कहानी खत्म। समझ लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगी ते ना सही, क्योंकि आप जरूरत नहीं है इतना ज्यादा इसके ऊपर खपने की, वरना सीधा सीधा डायरेक्ट कर लेना, वही नहीं 80 एक नंबर का फिर भी पेपर अटेम्प्ट हो जाता है जी। स्ट्रेट लाइन का और है, स्ट्रेट लाइन और चीज है, ये WDV सिखाया है, स्ट्रेट लाइन बताने लगा हूं। चलो जो भी आंसर आया, कितना आया वैसे? 5540, घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा ही होगा। और अब तो आपको जो फाइनेंस पढ़ा हुआ है ना, उसको तो पता है, हाँ जो हो रहा है ना ऐसे ही होता है। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, गौर से पढ़ लो, क्यों बच जाओगे। आपने जिसने पढ़ा गौर से, ठीक है, तकरीबन आप लोगों का 70% अकाउंटिंग अगर मैं उसके साथ लिंक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। 70% अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, MFA है, इवन के BFD तक, आगे भी ये आपका सारा यही चलता है। असल में ना वो जो चलाते हैं ना वो बताते नहीं है, वो बुक से जो फार्मूला लिखे हुए हैं ना हर नई स्टेट बुक के अंदर, अब देखो किसी जगह IAS 16 पूरा पढ़ के देख लो, उसने किसी जगह ये नहीं लिखा कि ये सिंपल टेस्ट है या कंपाउंड टेस्ट। ये तो बाय चांस हम हैं ऐसे कि QM भी पढ़ाते हैं और काउंटिंग भी पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम लिंक बनाते हैं। और लिंक भी बनाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी बंदे को पहले घर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो उसके बाद जब बार बार प्रैक्टिस की जाती है, वो होता है ना एक्सपेरिमेंट कर करके फिर जाकर कुछ चीज पहुंचती है। चले फार्मूले, अब आपकी मर्जी है, मैं तो आपको सिर्फ एक ही सिखाऊंगा, इतना ज्यादा फार्मूले सिखा दिए तो फिर भी काम खराब है। बस मैं तो आपको यही फार्मूला सिखाऊंगा, यही काफी आपको काम दे देगा। ये और सिर्फ किस में है? ये WDV में। ठीक है, अब आज चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन के लिए थोड़ा सा काम और है। अच्छा, कभी कभी ना जब आप सवाल पूछते हो ना तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ना, वो एक छोटे होते कहावत होती है, पता नहीं आपके छोटे होते है या नहीं, पहले तोलो फिर बोलो। ये बड़ी मशहूर कहावत होती थी, पता नहीं अब है या नहीं, अभी है। चले, उसका मतलब ये होता है कि जब आप लोग सवाल पूछते हो ना तो सवाल पर ना एक दफा फोकस करो। क्यों? अभी भाईजान ने सवाल पूछा कि सर जब मैंने डेप्शन फाइंड करवाई, क्या ऐसा फार्मूला स्ट्रेट लाइन पर भी अप्लाई होता है? कोई अल्लाह के वली हो, स्ट्रेट लाइन में तो डेप्शन ही फिक्स होती है, वो तो किसी एक साल की फाइंड कर ले, हर साल वही है, सिवाय इसके कि उसके ऊपर कोई मंथ अप्लाई ना होता, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं। एडिशन तो अलग बात है ना, एक एसेट की बात कर रहा हूं, किसी भी एसेट के ऊपर हर साल की डेप्रिसिएशन फिक्स होती है। हाँ, मंथ की वजह से चेंज हो सकती है, तो उस मंथ की अलग फाइंड कर लो, बाकी 7 सालों की से। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखने की जरूरत वहां पर, अगर आपने याद रखना है, हाँ उसमें ये आप याद रख लो कि उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करनी है। वो है 2 फार्मूले, C मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। क्या टीम के लिए कोई T के लिए कोई अलग फैक्टर है? नहीं, सारे टाइम को प्लस कर लो, या C माइनस R इंटू मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ऐसा क्यों? अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो रेट किस पर अप्लाई होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर। WDV मेथड में ऐसा नहीं होता। और बुक वैल्यू का फार्मूला भी लिख ले, वहां जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूं, ना भी चाहोगे तो लिखवा दूंगा। कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT, बस, देयर इज नो एडिशनल फैक्टर। मुख्तलिफ टाइम है, प्लस कर लो। कैसे? मंथ बाय 12 प्लस ईयर, मंथ बाय 12 प्लस ईयर। कॉस्ट गिवन है तो बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू गिवन है तो, लेकिन एक जगह गलती हो जाती है, वो यहां पर अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो फिर क्या करेंगे? लिख लो फार्मूला, फिर मैं लिखूंगा, एक दफा आप लिखो फिर मैं लिखूंगा, और मेरे ख्याल में जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा तो गलत ही लिखेगा। लिख लो, उसी में एडिशन का, कोई शेख तबीयत के मालिक होते पेज न जाया हो जाए। हाँ जी, लिख दूं? अगर ये फार्मूले अब अप्लाई होंगे ना
पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट, तो याद रखें या तो मेरे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे या मेरे स्टूडेंट किसी को बताएंगे, अदरवाइज ये पहले फार्मूलाज एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर आप इस बात की गारंटी चाहिए तो जितने मर्जी जाकर लेक्चर पढ़े हो, तकरीबन सारे पाकिस्तान के टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे। और जो मैं फार्मूला भी लिखने लगा हूं ये तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट करता ना। उसकी वजह क्योंकि इस पर कोई सोचता ही नहीं है। इसकी जो बीवी है ना स्पेशल है, बुक वैल्यू इनटू 1 माइनस, ओके आपको क्या हमने भी ये लिखा है प्लस आर। वो जो पहले रेजिडुअल वैल्यू माइनस की है ना, आपको पता है बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। बुक वैल्यू वो डेप्रिसिएशन लेते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस, उसका फार्मूला तो कुछ और है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब आपने सी माइनस आर किया, ये किया डेप्रिसिएशन के लिए, दोबारा वापस आर ऐड करोगे तो आपकी बुक वैल्यू सही आएगी, वरना सही। ये कब केस करते हैं? जब सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो। ये दोनों फार्मूले कब इस्तेमाल होंगे? ऊपर वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए, नीचे वाला बुक वैल्यू के लिए। अब आप कह रहे हैं सर किसी भी साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी हो स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए फिर चित्रालोजी हल है। वजह क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल की डेप्रिसिएशन बराबर होती है, सिवाय इसके खरीदने वाला अगर कम टाइम है या बेचने वाला कम टाइम, उनमें थोड़ा सा वो, और क्योंकि उसने तो अप्लाई कॉस्ट पे होना है। जब भी डेप्रिसिएशन लोन हो अप्लाई किस पे होना है? कॉस्ट पे। उसमें तो किसी और पे अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो अगर आपने किसी भी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है किसी भी साल की, अगर आप कहते हो तो बताते हो भी अच्छा नहीं लगता, सी मल्टीप्लाइड बाय आर, ये उसका फार्मूला है। कॉस्ट हाँ, अगर पूरा साल है तो 1 मंथ है तो m ओवर 12, किसी भी साल की सी माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी, क्योंकि इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन बराबर होती है। चलिए जी, अब फार्मूले आप इस्तेमाल करें ना करें ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऐसे ही मैंने आप लोगों का प्रीशियस टाइम यूटिलाइज किया। और इंशाल्लाह अब मुझे 100% नहीं सही, बहुत ज़्यादा यकीन है कि अगर आप लोगों को फार्मूलाज की आदत हो गई ना, अब छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। बट मैं आपको दोनों तरीकों से पढ़ाया करूंगा क्योंकि मजबूरी है। ये ना हो कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपकी जो स्किल्स है वो किसी से कम हो, किसी एक साइड पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को फ़ायदा क्या होना है, आगे जाकर नुकसान क्या होना है, वो जिसने सही समझा तो फ़ायदा है, वरना सिंपल मेथड से कर लेना, ठीक है। तो कल के लिए फिर आप कुछ भी नहीं बचा आपका कोई टेस्ट तो नहीं है मंडे को किस चीज़ का? FR1 का। ठीक है, फिर उसके लिए क्या होगा, एक तो कॉस्ट वाले सारे सवाल प्लस ये जो हमने पढ़ लिया यहाँ तक, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, ठीक है। तो इसके सवाल आपको आएंगे, कुछ भी आ सकता है, जनरल एंट्रीज आ सकती हैं। अपने आप को तैयार करके आना और अपने सारे टेस्ट पहले वापस लो, उससे सोल्यूशन भी ले लो उनसे, और कंपेयर करो। जो कोई मसाइल है तो हाईलाइट करो ताकि हम क्लास में डिस्कस कर लें।